हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था मीन मीडियन मॉड के बारे में कि तीनों में क्या ही डिफरेंस है। मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस आपको समझ में आया था। मीन मतलब उनका एवरेज होता है, मीडियन मतलब उनके मिडल में कोई एक वैल्यू निकाल दूँ, और मॉड का मतलब जो सबसे मैक्सिमम टाइम में रिपीट हो रही है उसको बोला जाता है मॉड। क्लियर? ठीक है, तो ये अपना था मीन मीडियन और मॉड के बारे में। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं आगे। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं मीन मीडियन मॉड किसके लिए निकालना है, क्या डेटा गिवन हो। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मीन एग्जांपल दिया मेरे को कि मेरे को कोई डेटा दिया गया। ठीक है, 2 3 4 5 7। ठीक है, इसका मेरे को मीन मीडियन या फिर इसको कुछ रिपीटेशन भी ले लो, है ना, 5 3 2 3 3 1। ठीक है, अब इसका मेरे को पूछ ले मीन मीडियन मॉड, कुछ भी पूछ ले, है ना, मीन मीडियन मॉड ये तीनों में से कुछ ही पूछ ले। ठीक है, तो इसका डेटा का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इफ ओनली एक्स गिवन। क्लियर? सिर्फ एक्स गिवन है, मतलब आपको डायरेक्ट सीधा डेटा दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी की टेबल के बारे में कुछ भी फ्रीक्वेंसी की जिक्र नहीं करा गया है। क्लियर? तो इस केस में अपन निकालते हैं। दूसरा केस होता है इफ एक्स एंड एफ गिवन हो। ठीक है, थर्ड होता है इफ क्लास एंड एफ गिवन हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है। तो जो ये लास्ट वाला है ना, ये तो मेजर पोर्शन होता है क्लास 10th का। मतलब क्लास 10th में मतलब मेनली यही पोर्शन अपन देखते हैं, क्लास 10th का ये मेजर पोर्शन है क्लास 10th का। ये दोनों अपन क्लास 9th में जरूर डिस्कस करते हैं। क्लियर? ये दोनों चीजें अपन क्लास 9th में डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब अपन जो ये मोस्टली ये दोनों वाले केस लेंगे, ओनली एक्स गिवन है, एक्स और एफ गिवन हो। एक्स और एफ का मतलब जैसे कोई भी डेटा दे दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, 2 3 4 5, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 7 9 3 2। ठीक है, इनका मीन मीडियन मॉड निकालना। क्लास में यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ होता है अपना डेटा गिवन होता है, तो इनके लिए अपने को मेनली मीन मीडियन मॉड निकालना होता है। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए जो है ना, वो अपन क्लास 10th में डिस्कस करेंगे, ये 9th में। वैसे मैं जो अभी जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो जो आगे वाली जो ये करूँगा ये 9th वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्लास 10th में भी रिपीट होता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th वालों बच्चों के इफ प्लेलिस्ट को आप फॉलो करोगे मेरी, तो उसमें क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट होगी स्टैटिक्स की, उसमें भी आगे के लेक्चर सेम रहेंगे और 9th में भी सेम रहेंगे। अब उसमें ऐसा मत बोल देना कि गुरुजी ने, है ना, वहाँ पे आलसपन दिखा दिया कि एक ही लेक्चर डाल देते सेम, जैसे नहीं, वो सेम चीज़ ही आने वाली है। तो अपन मैं डबल मेहनत क्यों करूँ उस चीज़ के लिए, इफ़ मेरे को सेम ही कंटेंट डिलीवर करना है तो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि सेम ही कंटेंट जाना है। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही है। तो ये 9th में भी मिलेंगे और 10th के भी मिलेंगे। क्लियर? और जो 10th वाला होगा पोर्शन, है ना, वो मैं जो एक्सक्लूड है, मतलब ओनली 10th में है तो वो 10th की प्लेलिस्ट में डालेंगे। और जो 9th में, जैसे अपने कर्व्स के बारे में, पॉलीगन, है ना, मतलब हिस्टोग्राम वगैरह, तो इनके बारे में है, तो वो फिर 9th की प्लेलिस्ट में ही डलेगा, 10th वाले में नहीं डलेगा। क्लियर? तो मैं कॉमन पोर्शन दोनों का साथ में ले लूँगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो, जैसे अभी तक जो भी वीडियो चल रही है वो 9th और 10th दोनों में चल रही होगी। ठीक है, चलो अब देखो पहला केस लेता हूँ, इफ ओनली एक्स गिवन है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया रे, इफ ओनली एक्स गिवन। क्लियर? एक्स गिवन है तो आपको मीन मीडियन मॉड कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं पहला लेता हूं मीन। ठीक है, मीन। क्लियर? तो देखो मीन क्या होता है, इफ ओनली एक्स गिवन हो तो मीन क्या होता है। मीन होता है
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो मीन को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के कोई सिंबल नहीं होता बट मीन को एक्स बार से जरूर लिखते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा आपका समीशन ऑफ एक्स आई, क्लियर, अपॉन एन। ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो साइन होता है, ठीक है, ये साइन होता है सम को बताता है, सम को बताता है, ठीक है, कि सबका सम करना। अब सम किसका करना, एक्स आई लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है डियर कि एक्स आई का मतलब एक्स की जगह 1 लिख लो, आई की जगह 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, सो ऑन चलते जाओ आप, है ना, +2 प्लस यहाँ प्लस लगा दो साइन, फिर अपॉन एन, मतलब जितने डेटा होंगे उतने अपॉन आएंगे। ऊपर सपोज यहाँ तो चलते जा रहे हैं तो मैंने लास्ट डेटा सपोज लिख लिया एक्स एन, मतलब एन डेटा है, कितने हैं, एन डेटा। ठीक है, तो आपका एन आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो नीचे भी एन आ गया। सपोज आपके 10 डेटा हो गए तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 15 डेटा हो गए तो डिनोमिनेटर में 15 आएगा, तो उस हिसाब से आएगा। तो इसका मतलब होता है समीशन। और एक्स आई लिखने का रीज़न भी आपको समझ में आ गया, x1 + x2 + x3 + सो ये चलता है, इसलिए अपन एक्स आई वहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर। ठीक है, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है एक्स आई वगैरह ये लिखने का। ठीक है, बाकी जनरली बहुत सी जगह आपको समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन ही लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मीन होता है। क्लियर। अब देखता हूँ कि मीन का फिजिकल मीनिंग थोड़ा सा सोचने की ट्राई करूँ, उसको जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ वो आगे कहीं क्वेश्चन में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास 4 डेटा है, ठीक है, 5 डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 5 डेटा है। ठीक है, अब मेरे को बोला कि इसका मीन निकालो, तो मैंने मीन निकालने बैठा तो मीन आ गया डियर 2 + 3 + 7 + 4 + 4 यानी 20/5 यानी आपका एक्स बार आ गया आपका 4। मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये 4 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मीन मतलब क्या है कि जैसे सबके पास, किसी के पास 2 गोल्ड कॉइन थे, किसी के पास 3 थे, एक के पास 7 गोल्ड कॉइन, एक के पास 4, एक के पास 4। ठीक है, गोल्ड कॉइन इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि सपोज रुपीज़ बोलेंगे यार सर 2 रुपये कौन किसके पास होते हैं, ऐसे क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब गोल्ड कॉइन दे लिया, मतलब वैल्यू बढ़ा दी अपन ने। ठीक है, तो 2 गोल्ड कॉइन, 3 गोल्ड कॉइन, 7 गोल्ड कॉइन, 4 गोल्ड कॉइन, 4 गोल्ड कॉइन। अब इनको बोला है कि सबके गोल्ड कॉइन मैंने रख लिए, फिर मैंने क्या करा कि इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना बेटा, तो सबके पास कितना आएगा, पहले के पास 4 आएगा, इसके पास 4 आएगा, इसके पास भी 4 आएगा, इसके पास भी 4 आएगा, 4 आएगा। क्लियर। तो सबके पास बराबर आ गया। और गोल्ड कॉइन भी आपके देखो 20 गोल्ड कॉइन अभी भी है, पहले भी सम करोगे तो 20, तो 20 ही है गोल्ड कॉइन, ये भी 20 थे, ये भी 20 थे, तो गोल्ड कॉइन इक्वल हो गए। तो मीन का मतलब क्या होता है, जितनी भी अपने पास वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा करो और सबको इक्वली बांट दो। ठीक है, जितने ही जने उनको इक्वली बांट दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब टोटल समीशन वही चीज़ आएगी। क्लियर। तो ये होता है मीन। दूसरा आता है आपके पास मीडियन। क्लियर। ठीक है, तो देखो मीडियन निकालने के लिए पहला तो है आप या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, या तो आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो अरेंज। अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। ठीक है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट एज्यूम 3 2 4 1 9। मेरे को इसका मॉड या मीडियन निकालना है। ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। सपोज 1 2 3 4 9। क्लियर। अब देखो मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल वाला डेटा।
तो इसका मीडियन कितना होगा, 3 होगा। क्लियर, ये 3। बट अपन ऐसे निकालेंगे क्या सर, ये तो 4-5 वैल्यू थी तो आपने फटाफट बोल दिया, ज़्यादा वैल्यू होगी तो कैसे करेंगे, तो उसको बताते हैं अभी कैसे करेंगे। क्लियर, तो देखो उसको कैसे करना है ना, यहाँ फाइंड करना है, देन फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, जिसको मैं स्मॉल n से लिख लेता हूँ, जो कि कितनी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले चेक करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास। ठीक है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 केस बन सकते हैं। ठीक है, n इक्वल टू ऑड, सपोज आपका n ऑड है। ठीक है, तो जब आपका ऑड है तो जो मीडियन होता है ना वो होता है डियर n+1/2 टर्म, मतलब मैं टूथ लिख रहा हूँ, मतलब टूथ मतलब n+1। तो देखो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे सपोज देखूंगा तो यहाँ पे मेरा n कितना है, यहाँ पे n है 5, तो 5+1 करूंगा तो 6, 6/2 करूंगा तो 3, तो थर्ड टर्म 3 थी। ठीक है, तो ये था इसका मीडियन। अब दूसरा केस n इक्वल टू इवन होगा, तो अब सपोज बेटा डेटा इवन हो ना, इवन क्लियर, इवन मतलब मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल लूँ। ठीक है, जैसे 1 2 3 3 3 4 9 और 11 होता है। ठीक है, तो जब आपके डेटा इवन हो तो मिडल में 2 जने आते, एक जना नहीं आता है। क्या आता है, मिडल में 2 जने आते, तो उस केस में क्या करते हैं, मीडियन दोनों ही डेटा का एवरेज होता है। तो यहाँ पे आपको मीडियन निकालना पड़ेगा ना, तो दोनों का एवरेज होगा, तो 3 + 4/2 यानी 3.5 आपका मीडियन हो। क्लियर, तो अब फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, तो मीडियन होता है इस केस में n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, मतलब दोनों ही डेटा का एवरेज ले लो। अब मेरे को बताओ यहाँ पे n/2, n कितनी है, यहाँ पे देखना चाहो तो मेरा n कितना है आपके पास, 6 है, तो 6/2 यानी थर्ड टर्म। ठीक है, उससे अगली +1 यानी n/2 में +1 करा हुआ है। ठीक है, तो n/2 यानी 6, 3 +1 यानी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, 4, और उन दोनों का एवरेज ले हुए तो 3 + 4/2 यानी आपका 3.5 आ जाएगा। तो ये मीडियन निकालने का प्रॉपर तरीका होता है। अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। इसमें बच्चे बहुत ब्लंडर करते हैं। वो क्या करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते नहीं हैं, वो भूल जाते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, दूसरी गलती ये होती है कि जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n+1/2 टर्म है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को ले लेते n/2 n+1/2। ठीक है, तो n+1/2 यानी 5 + 2 यानी 6, 3, तो 3 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इस उतनी टर्म है उस पूरी, इसमें तो भी मिस्टेक कम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, n/2 टर्म यानी 6/2 यानी 3 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, उसका एवरेज। बट यहाँ तो क्या है कि 3 और 4 ही है अनफॉर्चुनेटली, तो आंसर सेम आ जाएगा। बट हमेशा ऐसा तो ना होगा, बहुत सी बार मोस्टली चेंजेस ही होंगे। ठीक है, तो 3 और थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म 4 हो, जरूरी नहीं है। क्लियर, तो ये छोटी छोटी दोनों चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इसमें आप कहीं मिस्टेक्स नहीं कर दो। क्लियर, ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अगला अपना टर्म जिसको बोलते हैं मॉड। मॉड का तो बड़ा सिंपल होता है ना, मैक्सिमम रिपीटेड डेटा या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। रिपीटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही होता है, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोई भी डेटा की क्या होती है।
ठीक है। तो जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 3 4 1 2 5 9 1 2 3 7 1। क्लियर। अब इसमें बोला मॉड क्या होगा इस डेटा का, तो बेटा यहाँ पे देखता हूँ तो 1 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो मॉड यहाँ पे कितना हुआ आपका 1 हुआ। क्लियर। ठीक है, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मॉड है। क्लियर। तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 1 4 टाइम्स आया, कितने टाइम्स आया, देखो 1 2 3 और 4 टाइम्स है। ठीक है, बट सर कोई और भी डेटा 4 टाइम्स आ जाता तो मॉड कैसे निकालते, दोनों का एवरेज लेते क्या, या फिर क्या लेते, जो बड़ी वैल्यू होती लेते, छोटी वैल्यू एवरेज? नहीं, जब भी आपके मॉड अपन जो भी पढ़ते हैं ना वो मोस्टली एक ही मॉड मिलेगा, बट कभी मिल जाए, वैसे अपने कोर्स में है नहीं, तो उस टाइम मॉड उसके 2 हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब यूनी मॉडल, मतलब एक मॉड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 मॉडल तो बाई मॉडल डेटा बोल सकते हो, ट्राई मॉडल मतलब उसके 2 मॉड होंगे, उन दोनों को कंक्लूड करके सिंगल नहीं निकाला जाता। जैसे बच्चे के दिमाग में वो रहता है ना, मीडियन में सर अपन ने क्या करा था, बीच में 2 वैल्यू आई, दोनों का एवरेज निकाल दिया, तो मॉड में भी निकाल दें, ऐसा मॉड में ऐसा नहीं होता है। मॉड का मतलब उसमें मतलब फिर उसको बोला जाता है, उसका डेटा का नाम अलग हो जाता है, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल ऐसा हो जाता है। क्लियर। बट मॉड हमेशा आपका कोई भी डेटा का एक ही रहता है, अपन जो स्टडी करेंगे, तो बाकी एक से ज़्यादा भी हो सकता है कोई भी डेटे का। क्लियर। ठीक है, चलो एक मैं चीज़ और बताना चाह रहा था, यहाँ पे मीन में ही बता देता हूँ, मीन में बताना था। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो मैं सपोज बोलता हूँ मीन ऑफ x1, x2, x3। ठीक है, इसका मतलब सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ x1, x2, x3, x4, इनका जो मीन है ना वो x बार है, या मीन आपको बोल दूँ इसका m है। क्या है? m। ठीक है, कैपिटल M इसका मीन है। ठीक है, इन 4 डेटा का मतलब, इसका मतलब ये हो गया डियर, इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू m, ऐसा कुछ होगा। क्लियर। इन सब का डिवाइड करके 4 का डिवाइड कर दो तो वो m के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है सर, अब क्या करते, अब क्या करता हूँ बेटा, इन सब डेटा में कुछ ऐड कर देता हूँ। मैंने dd सब में ऐड कर दिया, सब में क्या करा, dd ऐड करा। ठीक है, तो जो मीन होगा ना, अब मीन, नया मीन, ठीक है, मैंने क्या करा, सब डेटा में dd ऐड करा, तो नया जो मीन होगा वो होगा m प्लस d। क्लियर। ठीक है, वही सपोज मैं सब में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ d, तो जो नया मीन होगा वो होगा m माइनस d। क्लियर। सपोज सबसे dd को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब नया मीन है उसमें भी d मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, सब में dd का डिवाइड कर देता हूं, तो मीन हो जाएगा आपका m डिवाइड d। मतलब आप प्लस सब डेटा में, सभी डेटा में करना चाहिए, ऑल डेटा में सेम प्रोसेस करना चाहिए, तभी मीडियन ये ऐसा रहेगा। सॉरी, मीन के लिए, मीडियन के लिए नहीं,
डी ऐड करते हो तो मीन आपका डी से इंक्रीज हो जाएगा, डी सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन डी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डी से सभी डेटा को मल्टीप्लाई करते हो तो मीन डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डी से डिवाइड करते हो डिवाइड हो जाएगा। मैं प्लस माइनस का आपको प्रूव करके बता देता हूँ, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, हो जाएगा, नहीं हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर देना, तो मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा। क्लियर? तो देखो इसका मीन निकालना है नए वाले का, ठीक है, तो वो क्या होगा देखो, x1 प्लस डी प्लस x2 प्लस डी प्लस x3 प्लस डी प्लस x3 प्लस डी प्लस x4 प्लस डी, उसमें डिवाइड बाई क्या कर दूं मैं, 4 कर दूं। क्लियर? अब देखो x1 x2 x3 x4 आ जाएगा, तो ये आ गया डियर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। क्लियर? ब्रैकेट दे देता हूँ, प्लस डी 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 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 4d अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करता हूँ, 4 स्प्लिट कर देता हूँ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4d बाई 4। क्लियर? तो 4 से 4 कट गया। ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 4 क्या था, m था, तो ये हो गया m प्लस डी। तो देखो नया मीन ये आ गया m प्लस डी। मतलब कोई भी डेटा में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो उतने से ही अफेक्ट हो जाता है आपका मीन, पुराना मीन उतने से इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे एनटीएससी में बहुत सिंपल इजी सी क्वेश्चन भी आए हुए। मीन इसमें मेरे को बोला गया कि कोई डेटा है, उसका मीन क्या है, x बार है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले प्लस सब डेटा में क्या करा, कोई डेटा है, सपोज मेरे को ये बोला गया कोई डेटा का ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ यार, x बार है, ठीक है। अब क्या करा, सब में प्लस डी करा, ठीक है। देन क्या करा, उसके बाद मैंने सबको डी से डिवाइड करा, है ना, या फिर उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, या तो कुछ ऐसा ले लो, चलो पहले डिवाइड डी करा, ठीक है, फिर इंटू ए करा, इंटू या ये बोल सकते हो प्लस ए करा, तो बताओ कि न्यू मीन कितना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा अपने को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले x बार था, तो सबको डिवाइड डी से करा, तो डेटा का मीन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। फिर अपन ने ऐड ए करा, तो सब में ए ऐड कर दिया। क्लियर? बड़ा आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब पहले, मतलब ये भी ध्यान रखना, पहले जो कर रहा है वो करना है। उसने ये बोला होता तो पहले मैं डी प्लस कर रहा हूँ, तो पहले मैं डी प्लस करता, सॉरी पहले ए प्लस बोलता था, पहले ए प्लस करता फिर डी का डिवाइड करता। इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। देखो यहाँ पे देखोगे तो डी डिवाइड, एलसीएम ले लोगे तो ए प्लस डी आएगा, यहाँ पे ए डी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो आंसर डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में बोल रहा है वही आपको फर्स्ट टाइम में करनी है, दूसरा वाला सेकेंड टाइम पे आपको करना है। क्लियर? ठीक है। तो इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, अलग अलग स्टेट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको बोल रहा है वो आप करते चले जाओ। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे शायद यहाँ, ये ना, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था। मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर का मीन निकालो। ठीक है। तो पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो बच्चे देखो मोस्टली मिस्टेक ये करेंगे, 1 2 5, ठीक है, ये इसके फैक्टर है, बट एक और 10 भी इसका फैक्टर होगा, ये ध्यान रखना। बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूँ। अब इनका एवरेज मीन निकाल दो। ठीक है। तो ये 15 15 4 3 18 डिवाइडेड बाई 4 9, सर 9 4.5, सॉरी 9 का भी आधा होगा तो 4.5 आ जाएगा। ये आपका मीन आ गया। क्लियर? बड़ा आसान था। क्लियर? एक और क्वेश्चन आया मेरे को याद, मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन इंटीजर नंबर। पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, देन आप देखना क्या कि वो मिस्टेक करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, वो मेरे लिए भी एक
डिफरेंट क्वेश्चन है। जब मेरा एग्ज़ाम था, मैंने जब बोर्ड दिया था 10th का, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया, तो मेरे को आज भी वो याद है चीज़ कि ये चीज़ मैंने गलत करी थी वहाँ पे। कुछ कुछ इंसिडेंट्स याद रह जाते, उसी टाइप में ये था। एक बार ऐसा ही हुआ था, जब मैं कर रहा था तो मैंने क्या करा था, एक क्वेश्चन था जिसमें 3 क्यूब करना था, तो मैं 9 मतलब मैंने उसको बहुत सी बार रॉन्ग करके करता गया 3 क्यूब इक्वल टू 9 ही लेता रहा, मतलब एंड द फाइनल मेरा वो आंसर आया ही नहीं करेक्ट। क्लियर है ना। तो मतलब ये चीज़ें होती है अपने साथ, हर कोई के साथ हो सकता है। तो उसमें मेरा सजेशन ये रहता है कि मैंने तो क्या करा था, वो क्वेश्चन लास्ट में ही अटैम्प्ट करा था, ठीक है, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन करने के लिए था ही नहीं, ठीक है, तो उसमें वो मिस्टेक हो गई। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी ऐसी मिस्टेक्स हो ना, आपको लगे कि वो आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करा करो, वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में करा करो, बाद में करा करो, थोड़ी देर हैंड टू हैंड नहीं करना है, ठीक है। उसको मतलब 10-12 क्वेश्चन और एग्जाम में सॉल्व करें, देन आप सॉल्व करो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आप मिस्टेक्स कंटिन्यूसली कर रहे हो वो मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन, ऐसा बोल सकते हो नेचर टाइप का हो सकता है कि जैसे एक चीज़ आपके दिमाग में फिट चल रही है ना एट ए टाइम के लिए, आपको पता है 3 क्यूब 27 होता है, बट उस एट ए टाइम मेरे दिमाग में बता कि 3 क्यूब 2 9 होता है, 9 होता है, तो मैंने 3-4 बार करा, बट गलती वही रहती रही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको भी सजेशन है, कभी भी ऐसा मिस्टेक्स हो, मैथ्स की बात नहीं, कोई भी सब्जेक्ट्स में, क्लियर, कैलकुलेशन में ऐसा होता है जनरली, ठीक है। हाँ चलो, होप आपने ये सॉल्व करा होगा, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे, क्लियर। तो बोला कि फर्स्ट 5 इवन इंटीजर नंबर, ठीक है। तो बच्चे देखो, मोस्टली बच्चों ने ये करा होगा 2 4 6 10 8 10, क्लियर। फिर आप इनका एवरेज निकाल दोगे तो बड़ा आसानी से आपका निकल जाएगा, बट ये गलत है, ठीक है। इवन इंटीजर में 0 भी आता है, ठीक है। इवन इंटीजर्स, जो इवन नंबर्स है ना, वो नेगेटिव में भी होते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन ही वही होती है कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। नेगेटिव में भी हो सकते हैं, बट इसीलिए यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट 5 इंटीजर नंबर, क्लियर। तो अब अरे सॉरी, फर्स्ट 5 इंटीजर भी गलत हो गया, फर्स्ट 5 इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 इवन होल नंबर, ठीक है। चलो अब इनका एवरेज निकाल दो, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय, सॉरी 2 नहीं 5 आएगा, तो 6 6 12 20 20 तो 4 आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, इंटीजर होल नंबर नहीं, इंटीजर तो देखो नेगेटिव में भी हो जाएंगे, क्लियर। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन और क्वेश्चंस करेंगे और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।